6 नवंबर 2025 जब 121 सीटों पर लिखी जाएगी बिहार की किस्मत। यह तारीख बिहार की राजनीति में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकती है। पहले चरण की 121 सीटें यह केवल संख्या नहीं है, बल्कि यह है सत्ता के शतरंज की वो बिसात जहां प्रत्येक चाल, प्रत्येक प्यादा और हर एक मोहरे का अपना विछात है। यह वो युद्ध है जहां किसी परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर होगी, जहां उप मुख्यमंत्रियों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी और जहां भाई भाई के बीच चल रही दांव पेंच भी होगी। 18 जिलों की यह राजनीतिक रणभूमि सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह जातिवाद बनाम विकासवाद का महासंग्राम है, युवा शक्ति बनाम अनुभव का टकराव है और महागठबंधन की अस्मिता बनाम एनडीए की रणनीति की परीक्षा भी। आइए गहराई से समझते हैं इस रणनीतिक गुणागणित को, जहां हर एक वोट एक कहानी है और हर सीट की अपनी एक रणनीति है। जानकारी रोचक और दिलचस्प होने वाली है, आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा। आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। केकेएन के खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर में आज बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की। पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मुकाबला होना है। ये वो सीट हैं जहां से राजनीतिक कैनवास पर बिहार की तस्वीर उभरने वाली है। इसको समझने से पहले इन सीटों की जातीय संरचना और पहले चरण के चुनावी समीकरण को यहां समझने की कोशिश कर लेते हैं। बिहार की राजनीति में अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और मुस्लिम समाज का रुझान बेशक बिहार की राजनीति को प्रभावित करेगा। इस चुनाव में सामान्य वर्ग के मतदाताओं की गोलबंदी भी चर्चा का विषय बनने लगा। यही कारण है कि टिकट के बंटवारे में सभी दलों और गठबंधनों ने इन जातियों को अपने अपने हिसाब से प्राथमिकता देने की, या यूं कहें लुभाने की पूरी पूरी कोशिश की। आरजेडी ने पहले चरण के लिए अपने पारंपरिक समीकरण यानी मुस्लिम यादव समीकरण को बनाए रखने की भरपूर कोशिश की है। आरजेडी ने इस समीकरण के तहत करीब 50% उम्मीदवार को मैदान में उतारकर बहुत बड़ा दांव चल दिया। आरजेडी को इसका कितना लाभ होगा यह देखना भी बाकी है। दूसरी ओर महागठबंधन के दूसरे घटक यानी कांग्रेस ने अपेक्षाकृत संतुलित रूप से टिकट का वितरण किया, लेकिन सीट शेयरिंग की देरी और कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट की स्थिति से महागठबंधन को निपटने की चुनौती भी होगी। मुश्किलें एनडीए में भी है। कई सीटों पर बगावत और भीतरघात का खतरा बना हुआ है। ऐसे में क्या होगा यह देखना दिलचस्प होगा। पहले चरण में राघोपुर की सीट पर सबकी नजर है। कहते हैं कि बिहार की राजनीति में यह सिर्फ एक सीट नहीं है, बल्कि यह सीट लालू प्रसाद के विरासत के प्रतिष्ठा का प्रतीक है। 1995 से लेकर 2020 तक, 2010 को छोड़कर राघोपुर से कोई न कोई लालू प्रसाद के परिवार से ही चुनाव जीतता रहा है। इस बार यानी 2025 में एक बार फिर से स्वयं तेजस्वी यादव राघोपुर से उम्मीदवार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सबसे मजबूत स्थिति में है। बावजूद इसके राघोपुर का मुकाबला इतना आसान भी नहीं है। कहते हैं कि 2025 में राघोपुर में मुकाबला त्रिकोणीय बन चुका है। पहला मोर्चा बीजेपी के सतीश कुमार यादव का है। ये वही सतीश कुमार यादव हैं जिन्होंने 2010 में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को हराया था, वह भी 13,000 से अधिक मतों के अंतर से। हालांकि बाद के 2 विधानसभा चुनाव में सतीश कुमार यादव लगातार 2 बार तेजस्वी यादव से चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में राघोपुर बहुत दिलचस्प हो गया है। यदि तेजस्वी यादव तीसरी बार जीत गए तो यह उनके जीत का हैट्रिक होगा, और सतीश कुमार यादव यदि तीसरी बार हार गए तो यह उनके हार का हैट्रिक होगा। अब होगा क्या, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राघोपुर में दूसरा बड़ा मोर्चा है जन स्वराज के चंचल सिंह का। प्रशांत किशोर का यह दांव
उनके माइक्रो स्ट्रेटजी का महत्वपूर्ण रणनीति माना जा रहा है। आपको बताते चलें कि चंचल सिंह राजपूत समाज से आते हैं। राघोपुर में राजपूत मतदाता करीब करीब 18% है। यदि यादव वोटों का बंटवारा हुआ तो तेजस्वी यादव के लिए यह अवस्था घातक साबित हो सकता है। हम एक बार फिर बता दें कि होगा क्या, यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। राघोपुर में जनशक्ति जनता दल तीसरा मोर्चा बनाने को बेताब है। जनशक्ति जनता दल ने प्रेम कुमार को मैदान में उतार दिया है। बहुत बड़ा खेल कर दिया है। यहां आपको बता दें कि जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव का है। मतलब राघोपुर में भाई बनाम भाई के बीच का संघर्ष यदि यादव मतों के बिखराव का कारण बना तो खेला हो जाएगा। एक बात और, वह यह कि राघोपुर में अकेले यादव समाज की आबादी करीब करीब 31% है, जबकि करीब 18% दलित और करीब 3% मुस्लिम मतदाता है। मतलब पहले चरण में राघोपुर का मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। राघोपुर से निकलिए तो नजर जाती है तारापुर पर। तारापुर से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने उनको अपना उम्मीदवार बना दिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का तारापुर से चुनाव लड़ना बीजेपी के रणनीति का हिस्सा माना जाता है। आपको बता दें कि तारापुर की यह सीट पारंपरिक रूप से जेडीयू का गढ़ रहा है। 2020 में जेडीयू के मेवालाल चौधरी यहां से शानदार जीत दर्ज किए थे। मेवालाल चौधरी को मिला था 63,463 वोट। इससे पहले 2015 में भी मेवालाल चौधरी ने 66,049 वोट बटोरकर जीत हासिल की थी। बावजूद इसके जेडीयू को यह सीट बीजेपी के लिए छोड़ना पड़ गया। अब अंदर खानी इसका क्या असर होगा, अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी हो जाएगी। बहरहाल ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, पर अंदर क्या चल रहा है कुछ नहीं पता। आरजेडी ने यहां अरुण कुमार को अपना उम्मीदवार बना दिया है। अरुण कुमार यादव वोटों को साधने की कोशिश करेंगे। उनके साथ साथ माय समीकरण के साथ महागठबंधन की ताकत होगी। ऐसे में तारापुर में मुकाबला सिर्फ सीट जीतने की नहीं, बल्कि मुकाबला एनडीए के भीतर की शक्ति संतुलन को प्रमाणित करने का भी होगा। तारापुर की सामाजिक संरचना बहुत ही दिलचस्प है। यहां कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और अनुसूचित जाति के मतदाताओं की बहुत बड़ी आबादी है। सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समुदाय से हैं। उनका पैतृक गांव लखनपुर तारापुर प्रखंड का ही हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जेडीयू की पारंपरिक सीट पर बीजेपी का यह प्रयोग सफल होगा? यह बड़ा सवाल है। जवाब परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पहले चरण में बिहार विधानसभा के स्पीकर और बिहार सरकार के दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से छठी बार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लिए यह सीट अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लखीसराय 2010 से लगातार बीजेपी के कब्जे में रहा है। 2020 में विजय कुमार सिन्हा 74,212 वोट हासिल किए थे, जबकि 2015 में 75,901 वोट के साथ जीत दर्ज की थी। यहां आपको बता दें कि लखीसराय में ऊंची जाति, विशेष करके भूमिहार जाति के मतदाताओं का बोलबाला है। यहां के ओबीसी समूह का भी बड़ा समर्थन बीजेपी को मिलता रहा है। लेकिन इस बार जन स्वराज ने सूरज कुमार को मैदान में उतारकर यहां भी खेला कर दिया। यदि सूरज कुमार वोटों का बंटवारा करने में सफल हो गए तो यहां भी खेला होने से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह पहले चरण में बेतिया की सीट पर भी सबकी नजर है। एक्स डिप्टी सीएम रेणु देवी बेतिया से छठी बार चुनाव मैदान में। उन्होंने 2000, 2005, 2010 और 2020 में यहां से जीत दर्ज की थी। 2020 में उन्होंने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 18,079 वोटों के अंतर से हराया था। हालांकि 2015 में रेणु देवी को हार का सामना भी करना पड़ा था। 2015 में मदन मोहन तिवारी ने रेणु देवी को मात्र 2,320 वोटों के अंतर से हरा दिया था। इस बार कांग्रेस ने वारसी अहमद को टिकट दिया है, जबकि जन स्वराज ने अनिल कुमार सिंह को मैदान में उतार दिया है। मुकाबला यहां भी त्रिकोणीय होने के पूरे आसार बन गए हैं। ऐसे में रेणु देवी के लिए इस बार चुनाव जीत पाना बहुत आसान नहीं होने वाला है। होगा क्या, यह देखना दिलचस्प होगा।
बता दें कि बेतिया में मुस्लिमों की आबादी करीब 14.9% है, जबकि अनुसूचित जाति की आबादी करीब 12.74% है। इसके अतिरिक्त यादव, ब्राह्मण और भूमिहार समाज की संख्या भी वहां पर्याप्त है। बेतिया के शहरी क्षेत्रों में वैश्य समुदाय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पहले चरण में अलीनगर की सीट भी चर्चा में। बीजेपी ने यहां मैथिली ठाकुर को टिकट दे दिया। शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षित मैथिली ठाकुर को अलीनगर से टिकट देकर बीजेपी ने बहुत बड़ा दांव खेलने की कोशिश की है। दरअसल यह सीट पारंपरिक रूप से आरजेडी का गढ़ माना जाता है। 2020 में मिश्री लाल यादव ने यहां बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। इससे पहले 2015 में आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बीजेपी के मिश्री लाल यादव को 67,461 मतों से हराया था। लेकिन 2020 में मिश्री लाल की वापसी हुई क्योंकि आरजेडी ने इस बार विनोद मिश्रा को मैदान में उतार दिया। बहरहाल मैथिली ठाकुर की बेदाग छवि है। अब देखना होगा कि उनकी लोकप्रियता इस चुनाव में कितना असरदार साबित होती है। हरनौत यह वो सीट है जहां से नीतीश कुमार ने 1985 में पहली बार विधानसभा में प्रवेश किया था। यह सीट जेडीयू के लिए भावनात्मक और राजनीतिक दोनों रूप से महत्वपूर्ण है। शुरुआत में अटकलें थी कि नीतीश कुमार अपने बेटे यानी निशांत कुमार को यहां से उतारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जेडीयू ने हरिनारायण सिंह को टिकट दे दिया। हरिनारायण सिंह हरनौत से 2 बार 2015 और 2020 में चुनाव जीत चुके हैं। कांग्रेस के अरुण कुमार और जन सुराज के कमलेश पासवान के मैदान में आ जाने से मुकाबला यहां भी दिलचस्प हो गया। इसी तरह पहले चरण के लिए लोगों की नजर बक्सर जिला पर भी होगी। कहते हैं कि पिछले 10 साल में एनडीए का यहां खाता नहीं खुला है। 2020 में कांग्रेस के संजय कुमार तिवारी ने बाजी मारी थी। बीजेपी के परशुराम चौबे को पराजय का स्वाद चखना पड़ा था। इस बार बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को टिकट देकर यहां भी दांव खेल दिया है। उधर कांग्रेस ने फिर से संजय कुमार तिवारी पर भरोसा किया है। इस बीच जन सुराज ने हर्षवर्धन को मैदान में उतार दिया है। मतलब बक्सर पर भी सभी की नजर होगी। आरा, बक्सर, भोजपुर और रोहतास यानी शाहाबाद का यह पूरा इलाका एनडीए के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। 2020 के चुनाव परिणाम पर गौर करें तो शाहाबाद के इस इलाके में महागठबंधन का दबदबा देखा गया था। समझने वाली बात यह है कि आरा शहर की सीट से जेडीयू के अमरेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीतते रहे हैं। वो मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया है। अब इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा यह तो परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अंदर खाने असंतोष की खबरें छन छन कर आनी शुरू हो गई। यहां आपको जान लेना जरूरी है कि इस इलाके में माले की स्थिति बहुत ही मजबूत मानी जाती है। इसी तरह महुआ और मोकामा की सीट पहले चरण की महत्वपूर्ण सीट बन गई है। महुआ से लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव अपनी नई पार्टी की टिकट से अपना किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि मोकामा बाहुबलियों के नाम से सुर्खियों में है। दुलार चंद यादव की हत्या के बाद मोकामा पर भी सभी की नजर टिक गई है। यहां जेडीयू ने बाहुबली अनंत सिंह पर भरोसा किया है। हालांकि दुलार चंद यादव की हत्या के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ने लगी। दूसरी ओर आरजेडी ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी को मैदान में उतार दिया है। जन सुराज ने यहां जिस रणनीति का इस्तेमाल किया है वह तस्वीर बदल दे तो आश्चर्य नहीं होगा। समझने वाली बात यह कि दुलार चंद यादव जन सुराज के लिए प्रचार करने के दौरान ही मारे गए हैं। अब इसका कितना असर पड़ेगा यह देखना दिलचस्प होगा। इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी इस चुनाव का एक फैक्टर बनकर उभरी है। राघोपुर, बेतिया और लखीसराय जैसे सीटों पर जन सुराज के उम्मीदवार महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ऐसे में होगा क्या यह देखना दिलचस्प होगा। कहना गलत नहीं होगा कि 6 नवंबर को 121 सीटों पर मुकाबला केवल आधी लड़ाई नहीं है, बल्कि यह बिहार की राजनीति का टोन सेट करने वाला महासंग्राम की एक झलक साबित हो जाए तो ताज्जुब की बात नहीं।
जानकार मानते हैं कि यदि पहले चरण में एनडीए बढ़त बना लेती है तो 11 नवंबर के दूसरे चरण का मोमेंटम उनके पक्ष में आ जाएगा। लेकिन यदि महागठबंधन अपने पारंपरिक गठ बचाने में कामयाब हो गई तो उनका मनोबल भी निश्चित रूप से बढ़ेगा और निश्चित रूप से इसका असर परिणाम को प्रभावित कर देगा। अब होगा क्या, यह तो 14 नवंबर को जब परिणाम आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो भी हो, पहले चरण का राजनीतिक गुनागणित इस फैसले की पहली इबादत का बुलंद संकेत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन संकेतों की भाषा को समझने वाले अच्छी तरह से समझ जाएंगे। दूसरी ओर अनर्गल आलाप करने वाले आलाप करने से भी नहीं चूकेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।